ऑल राइट। सो वेलकम टू भारतीय निवेशक परिवार। और आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो एक पर्टिकुलर सेक्टर के रिगार्डिंग है। इसके पहले हमने कई सारे सेक्टर के बारे में ट्विटर स्पेस, टेलीग्राम और यूट्यूब के वीडियोस में डिस्कशन किए हैं। जैसे टेक्सटाइल के ऊपर किया था। तो अभी ये एक ऐसा सेक्टर है जो पहले अगर आप देखें तो कुछ बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं रहा है पिछले 2 साल में। अब एनबीएफसी, वैसे नाम से अगर आप देखें तो क्या लगता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, राइट? सो इसके पहले कि हम थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल और बाकी डिटेल्स में जाएं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं एकदम आम आदमी की समझ में कि चीजें कैसे होती क्या होती हैं। तो देखिए, कोई भी सोसाइटी है उसमें सारे लोगों के पास सब कुछ नहीं होता, लेकिन सारे लोग कोशिश करते हैं कि जो भी उनके पास है वो उससे ज्यादा हो जाए, है ना? अब उसके लिए जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कैपिटल की। बिना कैपिटल के आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अभी तो एक थोड़ा सा जमाना फिर भी आ गया कि जहाँ पे आप थोड़ा बहुत ही सस्ते में कर सकते हैं चीजें। बट जितना आप पीछे जाएंगे इतिहास में, उतना ही बिना कैपिटल के चीजें करना मुश्किल होता है। तो कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास कैपिटल नहीं है उसके पास कोई टैलेंट नहीं है या वो कुछ कर नहीं सकता, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो कैपिटल लेकिन मानिए किसी और के पास है, तो उसको अब लेकिन चाहिए किसी और को। तो ये ट्रांजैक्शन को आप क्या कहेंगे? इस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं लेंडिंग, है ना? उधार देना, ऋण देना, है ना? लोन देना। तो ये जो लेंडिंग का काम है ये कोई आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है ना। लेंडिंग इज प्रॉब्ली one of the oldest profession, probably second oldest, first oldest is something else. Probably you can Google about it, but anyway, the point is lending is very old, dynamics. अब देखिए लेंडिंग में क्या होता है कि शुरू में ऐसा होता था कि कुछ लोग अपने स्तर पे लेंडिंग करते थे। जैसे आपने देखा होगा जिनको लोग बोलते थे साहूकार, है ना, मनी लेंडर्स। अब दूसरे कुछ और लोग होते थे, जैसे जो आपके ज्वेलर्स वगैरह हैं, उनके पास भी बहुत सारे पैसे होते हैं, तो वो भी लेंड करते हैं। तो ये ब्रॉडली आप कह सकते हैं कि जो इनफॉर्मल सेगमेंट्स में ये दो टाइप की कैटेगरी है जो जनरली लेंड करती थी लोगों को। अच्छा देखिए, अब ये वहां पे जब ये मनी लेंडर से आप जाते हैं पैसे लेते हैं, तो वो इनफॉर्मल होता है, उसमें ज्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होते। वो ऐसा नहीं कि आपकी ये कहेंगे कि आप मुझे नो यू हैव टू गिव योर क्रेडिट रिपोर्ट। कोई क्रेडिट रिपोर्ट नहीं मांगता। वजह ये है बिकॉज जिससे आप लेने जा रहे हैं और जो लेने जा रहे हैं, दोनों एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, है ना? तो सामने वाले को पता होता है कि ये पैसे दे पाएगा नहीं दे पाएगा और क्या है क्या नहीं है इसका सीन, है ना, सब कुछ पता होता है। तो उस हिसाब से अच्छा उसमें भी क्या होता है कि अब चूंकि वो जानकारी ज्यादा होती नहीं है और उनके पास जो फॉर्मल बैंकिंग के सिस्टम है वहां से उनको पैसे नहीं मिलेंगे, फाइनेंसिंग नहीं हो पाएगी, तो इसलिए उनकी मजबूरी है कि ऐसे लोगों के पास ही जाना। और ऐसे लोगों को ये बात पहले से पता है कि ये उतने क्रेडिट वर्दी नहीं है, बाकी लोग पास जा नहीं सकते, कोई इनके ऊपर भरोसा नहीं करेगा, तो वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, है ना? तो कई बार तो होता है 2%, 3%, 4% महीने का लोग चार्ज करते हैं। अब आप तो सब समझदार है क्योंकि स्टॉक मार्केट में आता, आप कैलकुलेशन करके देखिए, अगर 3% पर मंथ कोई देता है, तो उसको अगर आप 12 महीने में कंपाउंड कर देंगे, है ना, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, अगर मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो फिर तो बड़ी समस्या हो जाएगी ना। अगर सिंपल भी है तब भी 36% हो रहा है, तो 36% अपने आप में ही बहुत बड़ा है, लेकिन अगर कंपाउंड कर देंगे तो शायद 42% के आसपास हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी बिग नंबर। इमेजिन आपने 100 रुपए लोन लिया है और साल भर के अंदर आपको 42 रुपए उसका ब्याज चुकाना पड़ेगा, और 100 रुपए ओरिजिनल जो लिया था वो तो देने, तो 142 रुपए आपको देने ही है। तो अगर आप लोन ले रहे हैं 100 रुपए, तो किस हालत में लेंगे? कोई आपके घर में बीमार है और आपके पास पैसे नहीं है तब लेंगे। मतलब कोई बहुत ही एक्सट्रीम इमरजेंसी होगी तब लेंगे। कुछ लोग और होते हैं जिनको बिजनेस चलाना है, फिर भी लोन लेते हैं। अब लेकिन अगर आप बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं तो उसमें कैलकुलेशन सिंपल है। देखिए, कोई बीमार है तो उसमें कोई कैलकुलेशन थोड़ी है, उसमें तो आदमी जो कर सकता है, जो बन पड़ता है वो करेगा। अब वो किसी से लेना पड़ रहा है, कितने परसेंट पे लेना पड़ रहा है, ये सब थोड़ी मैं हिसाब किताब थोड़ी लगाना कोई इसमें, क्योंकि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं है। लेकिन जब आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं तब तो वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है ना। तब तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कितने रेट पे ले रहे हैं और कितने पैसे आपको वापस मिलेंगे लोगों से, है ना? तो जब आप जो बिजनेस करने जा रहे हैं, अगर उसमें आपको पे ही करना 42%, अब अगर उसमें
उसका मतलब है कि आप साल भर में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पैसे आप डबल कर लेंगे, तभी आप 40-42 रुपए उम्मीद दे देंगे, कुछ खर्च में चला जाएगा, उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ बचेगा, 30-40 रुपए आपके पास है। तो ये चीज, अच्छा मान लीजिए अगर आप ऐसा कर भी लेते हैं, 30-40 रुपए बचा भी लेते हैं, तो आप इमेजिन करिए आप ये बिजनेस कितना, मतलब आप कह सकते हैं कि लेवरेज पे है, क्योंकि जितना आप अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट कमा रहे हैं 40-30-40 रुपए, उससे ज्यादा तो आप इंटरेस्ट ही पे कर रहे हैं ना, तो आप समझ रहे हैं कैसी डायनामिक्स है। सो ये है। अब लेकिन देखिए इस अब कई बार ये होता है कि जब ये छोटे छोटे जो लेंडर्स थे, मनी लेंडर्स, उनसे क्या हुआ कि वो थोड़ा सा स्केल कर गए ना, तो ऑर्गेनाइज हो गए लोग, है ना, वो बड़े लेवल पे लोन देने लगे। हम थोड़ा सा 200 साल पहले की बात कर रहे हैं, अभी की बात नहीं कर रहे, थोड़ा और पुरानी बात कर रहे हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तो अब बड़े ऑर्गेनाइज लेवल पे अगर लोन दिया जा रहा है, तो उसमें अब शुरू में तो प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि अब देखिए किसी किसी के बहुत सारे पैसे हैं, वो दे रहा है दूसरों को लोन, तो वो ये भी करेगा ना, उल्टा भी तो कर सकता है कि दूसरे से पैसे ले ले, जिनके पास एक्स्ट्रा है, बोले कि तुम देखो, तुम अपना पैसा हमको दे दो, हम तुमको इतना परसेंट दे देंगे, और तुमको बाकी कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अच्छा देखिए, जो मनी लेंडर्स हैं, दे मस्ट हैव द मसल पावर, है ना, तो उनके पास अगर मसल पावर नहीं है, तो पैसे वसूल नहीं कर पाएंगे। तो मनी लेंडिंग का बिजनेस खतरनाक इसलिए क्योंकि इसमें सेल्स रेवेन्यू दिखाना बड़ा आसान है। लोन तो कोई भी दे सकता है, किसी को भी दे दो, मुझे दे दे 10 करोड़ रुपए ना, ले लूंगा, जब तक आप नहीं मांगोगे मुझसे, है ना। तो ये समस्या है, क्योंकि यही एक एकलौता बिजनेस है जिसमें सेल्स रेवेन्यू दिखाना बड़ा आसान है। बाकी बिजनेसेस में सेल्स रेवेन्यू दिखाना बड़ा मुश्किल है, यहाँ पे आसान है। तो अब यहाँ आपने पैसे तो दे दिए, उधारी लोगे कैसे लोग, है ना। तो आपके पास मसल पावर होनी चाहिए, आप ऐसे फेमस हो कि आप जो है सामने वाले को परेशान कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, अगर वो आपके पैसे वापस नहीं देगा। अब चूंकि ये टैलेंट सबके अंदर तो है नहीं, तो अब सबके अंदर ये टैलेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पैसे तो हैं थोड़े थोड़े सबके पास। सो दे कुड एक्चुअली थियोरेटिकली प्रैक्टिकली आल्सो गिव देयर मनी, है ना, जो भी स्मॉल सम्स ऑफ मनी है, तो समबडी जो कि ऐसा कर सकता है ना। तो वो मनी लेंडर है, वो अब बोलता है कि देखो हम तुमको जो है 1.5% महीने देंगे, तुम दे दो हमको पैसे, ले लिया। अब खुद जो है 3% पे देता है, तो 1.5% उसका नीड जो है, अ, वो आप कह सकते हैं कि स्प्रेड है ना। स्प्रेड क्यों बोलेंगे आप क्योंकि वो जो ले रहा है वो 1.5% पे चार्ज हो रहा है ना, लेकिन जब वो देता है किसी को तो 3% ले रहा है, तो स्प्रेड कितना होता है? 1.5%। तो ये जो क्रेडिट स्प्रेड है, आप कोई और कुछ भी सिंपल कर लीजिए, एकदम स्प्रेड ही बोलिए तो ज्यादा आसान रहेगा। वो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास मसल पावर है, वो जानता है लोगों को पहले से, लोग भी उसे पहले जानते हैं, वो इन सब की वजह से 1.5% ले रहा है। खैर, अब देखिए, लेकिन ये जब और बड़ा होता गया तो इसी से बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आए। वैसे इंडिया में ट्रेडिशनली अगर आप देखेंगे तो जो मंदिर होते हैं, टेम्पल, दे वर नॉट सपोज टू बी ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। पहली बात तो टेम्पल्स आर नॉट ओनली इवन प्लेस ऑफ वर्शिप, दे आर एक्चुअली अबोर्ड ऑफ गॉड्स, है ना, गॉडेसेस। तो पहली बात तो वो ये है। खैर, लेकिन जो टेम्पल का इकोसिस्टम होता था, वहां पे बैंकिंग वाले, मतलब बैंकिंग का भी इंस्टीट्यूशन होता था, टेम्पल के पार्ट में ही फाइनेंशिंग भी होती थी। तो ट्रेडिशनली जो है आप देखेंगे, सदर्न इंडिया में बाकी सेक्शन में भी अगर आप देखेंगे, तो जो टेम्पल होते थे उनके आसपास में आपको बैंकिंग इंस्टीट्यूशन मिलेंगे जो फाइनेंसिंग करते थे लोकल लोगों को बिजनेस चलाने के लिए, लाइफ चलाने के लिए। तो ये सब पहले होता था। अब जैसे आप और बढ़ते गए तो फिर क्या हुआ कि जो ये लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस थे, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस थे, वो इतने बड़े हो गए कि उनकी वजह से सिस्टम में रिस्क आने लगा कि अगर एक बैंकिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसने क्या, उसे दूसरों के पैसे ले रखे हैं, दूसरों के पैसे ले रखे हैं, तो तुमने किसी को दे दिया, उससे नहीं ले पा रहे हो, ये तो तुम्हारी हेडेक। लेकिन समस्या है कि तुम्हारे वो पैसे थे ही नहीं, तुमने तो किसी और से लिए, तो वो पैसे किसी और को वापस देने भी तो है जिससे लिए थे पहले। तो इसलिए आपको चाहिए एक सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी ना, जिसको आप बोलते हैं सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री में ना। तो जैसे इंडिया में आप सेंट्रल बैंक को क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो अब ये बैकग्राउंड हमने स्थापित कर लिया कि लेंडिंग से बैंकिंग तक आ गए। अब देखिए, जो सेंट्रल बैंक है, बाकी बिजनेसेस भी तो है, हर बिजनेस में तो ऐसा नहीं कि सेंट्रल अथॉरिटी हो कोई जो रेगुलेट करती हो, कुछ भी होता है। जैसे देखिए, अगर आप बात करें, लेट्स से एक्सचेंजेस की बात करें, स्टॉक एक्सचेंजेस, ये भी सिस्टमिक इंपॉर्टेंट जो है इंस्टीट्यूशंस है, तो इसलिए से भी है। आप कहें इंश्योरेंस, तो जो भी इंश्योरेंस की कंपनी उनके लिए आईआरडीए है, इसी तरीके से सबके लिए हाउसिंग फाइनेंस के लिए अलग है, और ये सब चीजें हैं आपके पास। तो आरबीआई अपना मेन फोकस है इधर बैंकिंग से। अब देखिए, बैंकिंग में आ गए, आरबीआई है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात है, लेकिन जो एक एसबीआई की ब्रांच है, या मानिए एचडीएफसी बैंक की ब्रांच है, अब उसको थोड़ी ना इतना रफली आइडिया है कि कौन से लोकेलिटी में किसका कितना
ना अच्छा क्रेडिट वर्दीनेस है, तो दे लाइक टू कीप इट नीट एंड क्लीन, है ना। तो वो सिर्फ बड़े लोगों को चाहता है जिनका मतलब एस्टैब्लिश्ड रिकॉर्ड है, द पर्सन हु कैन शो कि है ना आई एम क्रेडिट वर्दी, उसको वो लोन देंगे, सबको तो देंगे नहीं। तो यहाँ पे स्पेस बन जाता है किसके लिए, एनबीएफसी के लिए। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो नॉन बैंकिंग है, इसका मतलब ये कि उनके पास बैंकिंग का लाइसेंस नहीं, बैंकिंग का लाइसेंस नहीं है, तो बहुत सी चीजें बदल जाती हैं उनके लिए रेगुलेशन के टर्म्स में। बट मोटा मोटी एक बात आप समझ लीजिए कि बैंकिंग का लाइसेंस नहीं है, तो जनरली ऐसा होगा कि वो डिपॉजिट नहीं ले सकते। तो बहुत कम एनबीएफसी होंगी जो डिपॉजिट ले सकती है। इंडिया में बाय डिफॉल्ट ये होता है कि एनबीएफसी अगर आप हो, यू कैन नॉट टेक डिपॉजिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना। तो ये चीज, तो लेकिन एनबीएफसी की रिक्वायरमेंट तो है, क्योंकि एनबीएफसी के पास ये लोकल ग्राउंड लेवल पे वो नॉलेज हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है ग्रैनुलर लेवल पे कि किसको कितना लोन दे सकते हैं, किससे कितनी उधारी चुकवा सकते हैं। तो ये सब चीजों को आइडिया रहता है, इसलिए एनबीएफसी का स्पेस इंडिया में बनता है। अब देखिए, इंडिया तो एक आप कह सकते हैं कि सोशलिस्ट कंट्री रही है काफी समय तक, है ना। सोशलिज्म अभी भी आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रीएम्बल में है। 1976 इमरजेंसी के टाइम में वो डाला गया था वर्ड, उससे पहले वर्ड नहीं था, बट फिर भी हम मान लाज यूएसएसआर के साइड रहते थे, है ना, यूएस के अगेंस्ट रहते थे जनरली हमारी पोजीशन, क्योंकि यूएस वाले हमारे अगेंस्ट रहते थे। तो हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो सोशलिस्ट का रहा है। तो ये अपने आप प्रॉफिट बनाना अपने आप में ही बुरी बात है, एटलीस्ट ये होता है। तो प्रॉफिट बनाना ही बुरी बात थी, तो इसलिए जो आपके जो एनबीएफसी टाइप की कंपनी है, इनिशियली दे वर नॉट अलाउड टू मेक प्रॉफिट। तो अब उसके लिए नॉन प्रॉफिट रेगुलेशन लाया गया, नॉन प्रॉफिट तरीके से जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन थे उनको रन करने की परमिशन दी। तो 1982 में नाबार्ड करके एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में एग्जिस्टेंस में आया। नाबार्ड क्या, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। तो नाबार्ड जो है रूरल और एग्रीकल्चर एरियाज में डेवलपमेंट के लिए एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन लाया गया, वो है। अच्छा, वो बैंक उसमें है, लेकिन वो बैंक बैंक वाला नहीं है ना। तो वो जो ट्रेडिशनल सेंस में आप जो एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, ऐसा बैंक नहीं है वो, ठीक है। तो वहां से क्या करते थे कि जो नॉन प्रॉफिट आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो पैसे ले लेंगे, कैपिटल ले लेंगे, फंड्स ले लेंगे, और फिर उसको जो है लोकल लेवल पे लोगों को दे देंगे। लेकिन उसमें कंडीशन ये थी कि वो जो है नॉन प्रॉफिट होगा, तो मतलब जो कंपनी होंगी वो एनजीओ टाइप के होते थे ना। तो ये जनरली ऐसा इंडिया में चलता रहा। तो 1982 में ऐसा स्टार्ट हुआ, तो ऐसा करके 14 साल तक चलता रहा। अब आप सबको पता है कि 1991 में एक भारत में बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर बने। पहली बार कोई जो है दक्षिण भारत से प्राइम मिनिस्टर बना, पीवी नरसिम्हा राव। 1991 सिचुएशन बहुत ग्रीन थी इंडिया की, हमने बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, उसमें से कुछ पोस्ट भी थे, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की कुछ कंडीशन थी वो फॉलो करनी थी, और वो हमने कर लिया। खैर, तो उसमें हमने जो जो लिबरलाइजेशन लाया, सो टू स्पीक, है ना, इंस्पेक्टर राज और ये सब चीजें खत्म की, रेगुलेशन थोड़े कम किए। तो उसमें एक ये भी एस्पेक्ट था जो कि 1996 में किया गया, कि जो एमएफआईज हैं, जो एनबीएफसीज हैं, उनको फॉर प्रॉफिट बिजनेस करने की परमिशन मिल गई। तो पहली बार 1996 में इंडिया में प्रॉफिट बनाना पैसे देके, अगर आप बैंक नहीं है, तो ये लीगलाइज कर दिया गया, ठीक है। तो 1996 में ऐसा किया गया। अभी ये पहली बार जो कंपनी बनी थी उसका नाम है BASIX, बेसिक्स, विजय महाजन करके एक इंसान है, उन्होंने ये स्टार्ट किया था ना। उसके पहले जो है एनजीओ वाला होता था, ये नाबार्ड वाला सेल्फ हेल्प ग्रुप होते थे, उनको जाके आपने दे दिया बैंक लिंकेज प्रोग्राम के थ्रू, दैट्स इट, इतना ही होता था, ठीक है। तो ये जो बहुत शुरू में पहले जो नॉन प्रॉफिट एनजीओ और चैरिटेबल ट्रस्ट थे, उन्होंने क्या किया 1996 में, तुरंत आके उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया फॉर प्रॉफिट में। भाई प्रॉफिट तो आखिर में सबको ही बनाना चाहता है। जैसे इंडिया में अभी भी आप देखेंगे, ये बड़ी बेवकूफी वाली बात है, बट एनीवे दिस इज हाउ इट इज, कि स्कूल जो है दे आर सपोज्ड टू बी नॉट फॉर प्रॉफिट। ओके, अब आप सबको पता है कि स्कूल तो इतने महंगे महंगे हैं, मतलब लिटरली बहुत ही महंगे महंगे स्कूल है। अब इतने महंगे स्कूल चले तो ऑब्वियस बात है दे आर मेकिंग सम प्रॉफिट, राइट, बट दे आर सपोज्ड टू बी नॉट फॉर प्रॉफिट। अब चूंकि दे आर सपोज्ड टू बी नॉट फॉर प्रॉफिट, एक रेगुलर इंसान जाके वो कर नहीं सकता, वरना इनकी जो इतने प्राइसेस हाई हैं उतने नहीं रहे। लेकिन खैर, अब वो एक टॉपिक है किसी और दिन के लिए, आज के लिए नहीं। तो अब देखिए 1996 में इंडिया में पहली बार फॉर प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री एग्जिस्टेंस में आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि जो ग्रोथ थी वो 100% CAGR से ऊपर थी, समझ रहे?
इसका मतलब है कि 1996 से अगर आप देखेंगे तो अगले 10-15 साल तक हर साल इंडस्ट्री डबल हो जाती थी, इतनी डिमांड थी। रीजन ये है, आप सबको पता है कि आप लोकल में जाएंगे, अगर आपको पैसे लेने हैं तो जो आप पैसे लेते हैं मनी लेंडर से, वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है कि मतलब आपकी कमर टूट जाएगी। जहां तक केसेस में आप वो रीपे करना बड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो जब कोई बीमार होगा तभी लेगा, या कोई बहुत ही बढ़िया वैसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि मतलब उसमें पता ही है कि नहीं पैसे डबल हो जाएंगे साल भर के अंदर, 3 गुना हो जाएंगे, तभी लोग ऐसा लोन ले पाते हैं लोकल में, नहीं तो लोन लेना बड़ा मुश्किल है। अब क्योंकि वो आप अलाउ ही नहीं कर रहे थे अभी तक, उनको तो आप अंदर ला नहीं सकते कि उनको जो है कानून से आप जो है उनके साथ कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो लोकल में सप्लाई डिमांड का डायनामिक्स चल रहा था। लेकिन आपने बाहर से जो बड़े लोग हैं उनको रोक रखा था कि आप अंदर जाके जो है लोन नहीं देंगे। तो अब चूंकि 1996 में वो चेंज हो गया, तो सडनली वो जो स्पेस था वो फिल होने लगा, और जो सीएजीआर ग्रोथ थी 100% से ऊपर थी, ठीक है। तो वो बहुत ही एक बड़ा मोमेंट था भारत के, ये आप कह सकते हैं कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस में। उसके बाद क्या हुआ कि एक कंपनी आई, एसकेएस माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। ये भारत की आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था, और ये इसका आईपीओ शायद 2010 के आसपास में आया था, ठीक है। और उसका मार्केट कैप उस टाइम में $1.5 बिलियन से ऊपर था। तो आप समझ सकते हैं कि करीब ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज से 12 साल पहले, है ना, एमएफआई कोई आए और उसका मार्केट कैप इतना बड़ा, तो ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी थी। रीजन ये कि ग्रोथ, क्योंकि आप सबको पता है स्टॉक मार्केट में जब कभी ग्रोथ होती है ना, कोई एक सेक्टर है नया है ना, उसको ज्यादा लोग समझते नहीं है, ज्यादा लोग विश्वास नहीं करते हैं, उसमें ग्रोथ हो तो फिर वो सेक्टर बड़ा रिवॉर्ड करते हैं ना, उनको मार्केट वैल्यूएशन बहुत हाई देता है। तो वो चीज थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि और भी कई सारे जो है एमएफआईज हैं जो वो पब्लिक में लिस्ट होना चाहते थे ना, आईपीओ लाना चाहते थे, क्योंकि अब देखिए, क्योंकि उनको चाहिए ना कैपिटल चाहिए, तो वो एक थोड़ा सा बन जाता है कि अगर आप पब्लिक मार्केट में आ जाएंगे तो सबसे चीप कैपिटल आपको अवेलेबल है, रिस्क कैपिटल, ठीक है। तो अच्छा, उसमें ये भी था कि जो एनजीओज और नॉट फॉर प्रॉफिट और चैरिटेबल ट्रस्ट थे, वो अपने आप को ट्रांजिशन करना चाहते थे, वो फॉर प्रॉफिट में अपने आप को दिखाना चाहते थे, तो वो भी एक बात थी। ये आप कह सकते हैं कि जो पहला फेज था माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का, वो 1996 में स्टार्ट हुआ गया। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या, 2010 में आंध्र प्रदेश में क्राइसिस हो गई, है ना। अब वो क्राइसिस क्या हुई कि जो ये माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनियां थी, ये भी क्या कर रही थी कि ये भी काफी हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर, ठीक है। अब काफी हाई, अब ये कोई इसका सब्जेक्टिव चीज है, इसमें कोई वो तो है नहीं कि नहीं इतना है तो आप उसको बोलेंगे ये बहुत हाई है या ये बहुत कम हाई है, ऐसा तो बोल नहीं सकते। लेकिन काफी हाई का मतलब ये है कि एक जो नॉर्मल बैंक है उससे बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे थे ना। अब वो जो नॉर्मल मनी लेंडर है लोकल लेवल पे, उससे तो कम चार्ज कर रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा। तो अब हुआ क्या, बहुत सारे लोन हो गए। अब एक बात तो आप समझते ही हैं, हम लोग डेमोक्रेसी में अब सभी लोगों के पास एक वोट की वैल्यू है। तो अगर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लोन ले रखा है एंड समहाउ दे फील कि दे हैव बीन रॉन्ग, दे हैव बीन चीटेड एंड दे शुडंट बी चार्ज दिस मच मनी, और वो सारे एक साथ हो जाए, तो फिर आप क्या सोचते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो कैसे रिएक्ट करेगा? वो तो भाई इनके अगेंस्ट जाएगा ना, जो एनबीएफसी एमएफआईज है उनके अगेंस्ट ही जाएगा, लोगों के साथ जाएगा, क्योंकि लोग इतने ज्यादा वोट उन्हीं से चाहिए। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। तो आंध्र प्रदेश ने किया क्या, उन्होंने जो है बिल पास किया ना, आंध्र प्रदेश जो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बिल, जिसने क्या किया कि उसने एमएफआई को ऑलमोस्ट बैन कर दिया, ठीक है। अब वो उस समय का सबसे बड़ा जियोग्राफिकल रीजन था। तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा लोन थे माइक्रो फाइनेंस के, 5,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। अब वो उन्होंने जो है एक्टिविटी हॉल्ट कर दी। अब एक्टिविटी हॉल्ट करने का मतलब ये कि यू कैन नॉट लाइक जस्ट फंक्शन देयर, तो अभी आप कैसे वापस पैसे लेंगे? अब वो जो डिफॉल्ट हुआ उस एक्ट के बाद, क्योंकि आप पैसे वापस ले ही नहीं सकते किसी से, तो वो तो ऑलमोस्ट 100% होगा ना, तो 100% नहीं हुआ, करीब 4-5% जो है रिकवरी हो गई थी, 95% पैसा डूब गया है का। वो था 2010, ठीक है। तो हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो माइक्रो फाइनेंस ऐसा सेक्टर रहा है जो पहले होता ही नहीं था, क्योंकि इंडिया में प्रॉफिट इज सिन, एंड देन वो आया, फिर बहुत अच्छी ग्रोथ थी, फिर आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट ने ऐसा बिल पास कर दिया कि आप पैसे वापस ले नहीं सकते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री ने देखी, तो ये मास डिफॉल्ट 2010 में हुआ था। और उसमें जो कंपनी थी उनके कुछ ना, एक फेमस कंपनी है जो अभी भी लिस्टेड है, और उसमें बहुत ही खराब मैनेजमेंट रहा है पहले, स्पंदना स्फूर्ति, ठीक है। वो अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले उसमें फोर्स कर दिया, जो टॉप का मैनेजमेंट है सबको हटा दिया। तो आप देखेंगे, अच्छा वो अपने आप में न्यूज आइटम या जो एक्सचेंज को फाइलिंग आई है, वो ये नहीं बोलेगी फोर्स करके इनको रिजाइन करवाया गया, लेकिन आप मुझे बताइए
एक साथ सारे जो टॉप के मैनेजमेंट की टीम है वो सारी रिजाइन करके जा रही है, इसका क्या मतलब है? ऐसा कुछ तो है नहीं कि कोई बड़ी अच्छी न्यूज आ गई है, कुछ अच्छा तो नहीं हो रहा है। So if everybody is leaving, that is because they're asked to leave, not because they're willingly going away. So उसमें स्पंदना जो है 2010 में वहां पे भी थी जिसने झटके खाया था, और भी कंपनी थी जैसे अस्मिता है, तो ये सब और 3-4 और कंपनी थी। अब एसकेएस जो अपनी कंपनी थी $1.5 बिलियन जिसका आईपीओ आया था, वो सरवाइव कर गई, ठीक है, क्योंकि रीजन ये है क्योंकि उन्होंने ज्योग्राफिकली अपने आप को डाइवर्सिफाई कर। तो आंध्र प्रदेश में उनका एक्सपोजर तो था, लेकिन इतना नहीं था कि आंध्र प्रदेश में प्रॉब्लम आ जाए तो वो डूब जाए। तो उनके पास वो एक डाइवर्सिफिकेशन था, प्लस क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी थी, आईपीओ है, तो उनके पास कैपिटल भी तो थी, क्योंकि आईपीओ में आप क्या करते हो, कैपिटल ही तो रेज करने आते हो, तो आपके पास कैपिटल भी है और आपका एक्सपोजर भी ज्यादा नहीं है, तो यू गॉट सेव। तो ये था एसकेएस की स्टोरी। एसकेएस जो प्रॉब्ली इफ आई एम नॉट रॉन्ग बसंत महेश्वरी का काफी फेवरेट स्टॉक हुआ करता था कभी। खैर, अब ये जो आंध्र प्रदेश ने किया उसके बाद वो डर पैदा हो गया कि भाई बाकी स्टेट भी तो ये कर सकते। अब ये नहीं पता ना कि कौन सा स्टेट अगले दिन जो है वहां हल्ला मचेगा, लोग बोलेंगे कि ये जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, और वहां का पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोलेगा एक नया कानून बनाओ और जो है ये पैसे ही वापस नहीं ले सकते आप सबसे, और वो पावर में तो आ जाएगा लेकिन वो इंडस्ट्री एकदम बर्बाद हो जाएगी, उसके बाद फिर लोन वोन वाली समस्या पैदा हो जाएगी। तो ये डर पैदा होगा कि जो आंध्र प्रदेश ने किया ये कोई और भी तो कर सकता है, कैसे पता कि कोई और नहीं करेगा। तो एक समस्या आ गई, तो फिर आरबीआई को फिर आना पड़ेगा ना, क्योंकि आखिर में अगर लेंडिंग की बात है तो अगर कोई इसमें कुछ कर सकता है तो वो तो आरबीआई है। तो आरबीआई ने अपना सब कमेटी वगैरह बनाई और जो है ये पूरा इशू जो है एनालाइज किया, और फिर उन्होंने एक अजीब सी बात कही, लेकिन अब वही जरूरत थी उस समय की, वो ये कि हम कैप कर देंगे कि आप कितना परसेंट जो है इंटरेस्ट चार्ज कर। अल्टीमेटली जो वो कमेटी की रिपोर्ट आई उसमें यही इंपॉर्टेंट बात थी, उन्होंने कहा कि आप जो भी रेट पे ले रहे हो कैपिटल दूसरे से, उस पे 10% से ज्यादा नहीं चार्ज कर सकते। तो अगर आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स 5% है, 5% पे आपको लोन मिला है एज ए एनबीएफसी एमएफआई, तो आप जो है 15% से ऊपर किसी और से चार्ज नहीं कर सकते। सो वो जो कैपिंग थी वो आ गई है ना। तो चूंकि ओरिजिनल क्लेम यही था ना आंध्र प्रदेश में कि भाई आप जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं ये जो एमएफआई है, तो ये क्लेम था, तो बस वो सॉल्व कर दिया कि भाई 10% से ऊपर नहीं करने देंगे। अब 10% कर दिया तो अब उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी, बाकी कॉस्ट आएंगी, तो मतलब ठीक है, दैट वाज रीजनेबल। और उसमें एक और कंडीशन थी कि जो आपके एसेट होंगे वो भी 90% या उससे ज्यादा माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बाकी लोगों को आप जो है सैलरीड क्लास और ये सबको बाकी लोगों को दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। और लोन अमाउंट आप कितना दे सकते हैं ना, और ये कुछ कुछ छोटी छोटी कंडीशन थी। ब्रॉडली उसमें दो ही कंडीशन, 10% से ऊपर स्प्रेड नहीं हो सकता और 90% से कम आपका एक्सपोजर नहीं हो सकता माइक्रो फाइनेंस में, ठीक है। तो ये दो चीजें आ गई वहां से। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो अब देखिए 2010 में क्राइसिस हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जनरली ऐसा लोग सोचते हैं कि जब कोई ऐसी क्राइसिस आती है, डेट खत्म, मर गया, टाटा बाय बाय, ऐसा कुछ होता नहीं। लाइफ में कुछ टाटा बाय बाय नहीं, लेकिन सब कुछ साइक्लिकल जो भी है वो बुरे से अच्छे की तरफ जाएगा, और जो बहुत अच्छा है आज वो फिर बुरे की तरफ जाएगा। ये साइकिल है। अच्छा, उसमें लेकिन एक वेक्टर का कंपोनेंट भी होता है जो अपवर्ड या डाउनवर्ड भी हो सकता है ना। तो एक वेक्टर का कंपोनेंट अपवर्ड या डाउनवर्ड, उसके अराउंड एक ये साइकिल बन रही है ना, जिसमें कुछ समय अच्छा होगा फिर कुछ समय बुरा आएगा और ये साइकिल चलती रहेगी। अब जनरली आप ऐसा चाहते हो कि जो आप सेक्टर चुनो, इंडस्ट्री चुनो, अगर आप लॉन्ग टर्म और ये सब चीजें करते हो, तो उसमें जो वेक्टर है वो अपवर्ड डाउनवर्ड है। तो कुछ होता है लेकिन वो डाउनवर्ड वेक्टर से भी अपवर्ड हो जाता है। ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो रहा होगा तो आई विल एक्सप्लेन। जैसे कोल इंडिया ना, ये सब इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी, ये सब इंडस्ट्रीज कैसी हैं? ये तो ऑयल एंड गैस, जो ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल वाली कंपनीज हैं, नोबडी लाइक्स दैट, है ना। तो अब उसमें सबको पता था कि भाई ये फ्यूचर नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर है, ये सबको। उसकी वजह से ऐसी कंपनी बहुत सफर की है मार्केट में। अगर आप देखेंगे इनका वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो बस कंप्रेस ही होता जा रहा है और कुछ नहीं हुआ उसमें। लेकिन वो जो इसका मतलब क्या है कि अच्छा उसमें भी थोड़े थोड़े पीक और ट्रो बनते थे, ऐसा नहीं है कि उसमें कभी थोड़ा बहुत ऊपर नहीं जाता था फिर नीचे नहीं जाता, लेकिन बाय एंड लार्ज नेट नेट अगर आप देखें तो चीजें नीचे ही जाती, इसलिए उसका जो वेक्टर वाला कंपोनेंट था वो डाउनवर्ड था। लेकिन अगर आप कोल इंडिया आप देखें, ओएनजीसी आप देखें, तो अभी आपको दिखेगा पिछले 10 महीने में, करीब करीब 8 महीने, उससे थोड़ा ज्यादा, 10-12 महीने में जो वेक्टर का कंपोनेंट है उसने डायरेक्शन चेंज किया।
वो अपवर्ड मूव करने लगा। ठीक है, ये अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि हमने जो है रिन्यूएबल एनर्जी में इतना ज्यादा फोकस कर दिया कि फॉसिल फ्यूल पे ध्यान ही नहीं दिया, और उसकी वजह से सप्लाई डिमांड मिसमैच हो गया। सडनली दे हैव बिकम डार्लिंग ऑफ एवरीबॉडी। तो वो हो गया, तो वो ऐसा एमएफआई सेक्टर में भी हुआ। 2010 में वो क्राइसिस आई, सारे लोग डर गए, बहुत लोगों ने बिजनेस बंद कर लिया विलिंगली, कुछ लोगों ने सोचा कि छोड़ो, पता नहीं हमारे स्टेट में बैन कर दिया तो आफत हो जाएगी, और ये सब प्रॉब्लम होगी। और मार्केट ने भी वो बड़े अजीब तरीके से लिया कि भाई दे शुडंट बी वैल्यूड टू मच, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल रिस्क बहुत हाई है। लेकिन अब आप सबको पता है साइक्लिकल चीजें होती है, तो वो एक्चुअली क्या हुआ कि वहां से तो चीजें फिर टर्न हो गई है ना, और ये कंडीशंस लगा दी गई, तो ऐसा लगा था एक बार के लिए कि शायद ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि है ना स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन है, शायद ज्यादातर इंडस्ट्री मर जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा हुआ नहीं, हुआ एक्चुअली उसका उल्टा। ये जो कैपिंग थी है ना, ये मार्जिन की कि 10% से ऊपर आप जो स्प्रेड नहीं ले सकते, इससे क्या हुआ कि कंपनी फोर्स हो गई, जो भी माइक्रो फाइनेंस में कंपनी थी वो फोर्स हो गई कि आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्रेडिट कॉस्ट, ये सब कम करना ही पड़े, अदरवाइज यू कुडंट सर्वाइव। क्योंकि अब प्रॉफिट की तो कैपिंग पहले ही कर दी है आरबीआई ने, 10% से ऊपर कमा नहीं सकते, तो अब आपको कॉस्ट ही कम करना पड़ेगा टू बी एबल टू एक्चुअली अर्न सम मनी। तो वो अगले 2-3 साल चले गए, 2012-2013 के आसपास में, उस तक आते तक कंपनियों ने फिगर आउट कर लिया कि एफिशिएंसी कैसे लानी है, कॉस्ट, ऑपरेटिंग और क्रेडिट दोनों को कैसे कम कर रखना है, और 10% कैपिंग होने के बाद भी कैसे प्रॉफिट कमाना है, ये उन्होंने 2-3 साल में फिगर आउट कर लिया। ठीक है, तो ये इसके बाद चूंकि कैप लगा था तो वो पॉलिटिकल रिस्क खत्म हो गया, और वो चीजें बहुत ही इम्प्रूव हो गई। तो अब आप देखिए, अब अगले 4-5 साल में बहुत अच्छी चीजें हो गई। तो मतलब अब 2012 के बाद से है, 2010 से अगर आप देखें, 2015-2017 तक बहुत ही एक बढ़िया 50,000 करोड़ के आसपास में साइज हो गया एमएफआई का ना। तो एक अच्छा हेल्दी रेट ऑफ ग्रोथ, एवरीथिंग वेंट वेल। अब देखिए, अब ऐसा होता है कि जो भी रेगुलेटर होता है उनको समय के साथ चेंज होना होता है, वो चीजें देखते हैं, समझते हैं, और फिर चीजें बदलती रहती हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि एक कंपनी है ना, बंधन है। तो अब वो एमएफआई होती थी, अब उसको लेकिन आरबीआई ने बैंकिंग का लाइसेंस दे दिया, यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस दे दिया 2014। और जो और एमएफआई थे, शायद 7-8 थे, उनको जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का लाइसेंस दे दिया 2015। तो सडनली जो बड़े प्लेयर थे, 9, है ना, एक जो है यूनिवर्सल बैंक बन गया, और एक जो है स्मॉल फाइनेंस, 8 जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया। अब उस 8 में से आप कई के नाम जानते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा और फेमस है वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, है ना। बाकी और भी है, उज्जीवन और तमाम अभी कई सारे लिस्ट हो गए हैं, तो वो सब आप लिस्ट जानते हैं। बंधन है जो एक एमएफआई से डायरेक्टली यूनिवर्सल बैंक। ठीक है, देखिए, जैसे ही आप बैंक बनते हैं या स्मॉल फाइनेंस बैंक बनते हैं, तो आपके पास वो जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आप लो कॉस्ट डिपॉजिट कलेक्ट कर सकते हैं, जो हम शुरू में बात कर रहे थे ना, वो एक नॉर्मल एनबीएफसी कभी नहीं कर सकते ना। तो पब्लिक से आप लो कॉस्ट डिपॉजिट ग्रैनुलर लेवल पे कलेक्ट करने की जो पावर मिल जाती है आपको एज अ बैंक, वो मिल गई बंधन और ये बाकी 8 इंस्टीट्यूशंस को, है ना। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि अब ये जो बंधन बैंक है, जो बाकी और जो एमएफआई से जो स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गए, उनके पास स्किल और नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग थी एनबीएफसी स्पेस की। अब उनको आपने एक और पावर दे दी कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बहुत सडनली नीचे चली जाएगी। तो वो बहुत ही एडवांटेजियस पोजीशन पे आ गए अगेंस्ट वो एनबीएफसीज, एमएफआईज जिनको वो लाइसेंस नहीं मिला, क्योंकि उनकी कॉस्ट अभी भी उतनी है, और प्रॉफिट आपने 10% पे कैप कर रखा है, और इनको आपने बना दिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इनकी कैपिटल की कॉस्ट भी नीचे चली गई, और वो कैपिंग भी नहीं है 10% की। तो ये सडनली बड़ी ही समस्या खड़ी हो गई जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनके लिए। ठीक है, तो ये 2015 के बाद वाला जो फेज था, तो एमएफआई के लिए कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वो अभी भी स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन के अंडर ही काम कर रहे थे। मार्जिन कैप है उनका, स्प्रेड, और कितने को लोन दे सकते हैं, कितना नहीं दे सकते, कब दे सकते हैं, वो सब कंडीशन लगी हुई, जब बाकी सामने वाले के ऊपर जबकि ये नहीं है। ठीक है, तो ये एक बड़ी विकराल समस्या हो गई है। इसके बाद क्या हुआ कि 2016, आप सबको पता है कि सडनली जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शाम को 8 बजे, मित्रों, भाइयों एवं बहनों, और आपकी जो है करेंसी आज से रात के 12 बजे के बाद से कैंसिल। ठीक है, तो 500,000 के नोट हमारे आपके कैंसिल हो गए। उस कैंसिलेशन में जो सबसे बड़ा झटका लगा था, वो रियल एस्टेट और ये जो लोकल एनबीएफसी वाले लोग थे, इनको लगा था ना। तो अब ये जो झटका लगा,
उसकी वजह से आपने देखा होगा, आप कोई भी चार्ट खोलेंगे ना, कोई भी एनबीएफसी का, तो आपको 2016 में बहुत खतरनाक डिप दिखेगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो डिप बाकी स्टॉक्स में नहीं है, नवंबर में वो है, लेकिन वो जो बाकी स्टॉक्स में वो डिप उतनी खतरनाक इस सेंस में नहीं है कि परसेंट वो डिप नहीं हुआ, प्लस रिकवरी हो गई, लेकिन जो बेचारे एनबीएफसी थे इनमें डिप ज्यादा हो गया और रिकवरी भी थोड़ी लेट। अब देखिए, जो ऐसे क्राइसिस आते हैं, आपको एक बात हमेशा ध्यान, ये थोड़ी इतर बात है बट ये आपको समझना जरूरी है, मेंटल। जब भी कोई भी क्राइसिस आएगी, कितनी भी बड़ी क्राइसिस आए, मान लीजिए सडनली कुछ ऐसा हो जाए कि पेंट इंडस्ट्री में कुछ क्राइसिस आ जाए, आप एक बात समझ लीजिए, एशियन पेंट, बर्जर पेंट फिर भी सर्वाइव करेंगे, और जब सर्वाइव करेंगे तो यही दोनों एक्चुअली ज्यादा पैसे कमाएंगे, क्योंकि बाकी जो छोटे वाले हैं, वो मर जाएंगे क्राइसिस। तो जब जब क्राइसिस आती है, मोमेंटरली आपको ऐसा फील होगा कि बहुत कांड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, भाग जाते हैं। हो सकता है आप वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, मोमेंटम ये सब कर रहे हैं, स्टॉक लॉस तो अलग बात है, निकल जाएगी, उसमें कुछ दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करें, कुछ ज्यादा समय के लिए रखना चाहते हैं, 2 साल, 3 साल, 1.5 साल, 4 साल, और आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आता टेक्निकल टेक्निकल, तो ये बहुत अच्छे मौके होते हैं आपको खरीदने के लिए। तो बजाज फाइनेंस 2016 नवंबर में वो जो डिप आई, वो बजाज फाइनेंस में जो डिप थी, वो तो बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। तो आप चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो वो थोड़ा कॉमन सेंस टाइप का है, रेगुलर जो अपना नो बीएन परिवार के तरीका, उस तरीके की ट्रेडिंग है, लेकिन फिर भी ऐसे सिचुएशन है तो वैसे भी ट्रेड करने की समझ हमारे और आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा एक ही तरीके की मार्केट नहीं रहती। ठीक है। अब जैसे ये जो एनबीएफसी थे, वो बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट हो गया। अच्छा देखिए, जो बैंक्स हैं, एसएफबीज हैं, वो नहीं अफेक्ट हुआ, क्योंकि उनके पास परमिशन थी, ये जो पुराने नोट थे वो ले सकते थे और नए नोट देने की परमिशन थी। एनबीएफसी के पास तो नहीं थी ना परमिशन 2016 में। तो ये समस्या विकराल उनके लिए ज्यादा हो गई। ठीक है। अब उसके बाद वो हुआ, तो उसके बाद ये फिर कोविड आ गया था 4 साल बाद। तो ये दो पिछले, आप कह सकते हैं कि 4-5 सालों में दो क्राइसिस रही हैं, जो लेंडिंग सेक्टर है उसको बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट किया। अब देखिए, अब कोविड के बाद आपने देखा कि सेंट्रल बैंक ऑल ओवर द वर्ल्ड दे स्टार्टेड रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट। तो उसके उससे क्या हुआ कि जो एवरेज आपका जो रेट है ना, वो जो है कमर्शियल बैंक्स के लिए तो बहुत तेजी से गिर जाएगा ना। तो उसकी वजह से जो लिमिट है, एनबीएफसी एमएफआई जो हैं, उनको जो लिमिट है जितना वो चार्ज कर सकते हैं एवरेज बेस रेट का, वो भी गिर जाएगा। क्योंकि उसमें जो कंडीशन है वो सिर्फ 10% वाली नहीं, 10% के अलावा वो बेस रेट पे भी एक कैलकुलेशन है। तो उन दोनों में से तो आरबीआई ने ये बोला, बोला कि 10% आप चार्ज कर सकते हो मैक्सिमम, या जो बेस रेट है उसका 2.75 है। तो उन दोनों में से जो भी लोअर होगा वही आप चार्ज करो ना। तो आरबीआई ने ये बोला, तो वो समस्या एक बड़ी विकराल हो गई, जो कोविड था उसके बाद से। और इसीलिए आपने देखा कि कोविड के बाद बहुत से स्टॉक बहुत तेजी से रिकवरी किए, 10 गुना, 50 गुना, 30 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना। लेकिन जो एनबीएफसी से रिलेटेड स्टॉक है, उसमें ज्यादातर में अच्छा कुछ नहीं हुआ। दो स्टॉक एक्सेप्शन है, एक है सीजीसीएल, कैपिटल ग्लोबल, है ना, और जिसका भी हमने कुछ दिन पहले चार्ट भी डाला था, वो काफी अच्छी करने की उम्मीद है उसके। वो प्रो का भी आइडिया है, करीब 580 के आसपास में शेयर किया था। अभी ज्यादा कुछ ऊपर नहीं गया, 750-800 के आसपास में होगा। इट हैज सम रनवे टू गो। सीजीसीएल हो गया। दूसरा है पूना वाला फिनकॉर्प। पूना वाला फिनकॉर्प इसलिए क्योंकि उसमें कुछ अपने आप में स्पेशल नहीं हो, मैग्मा होती थी पहले, अभी पूना वाला हो गया। क्योंकि जो अपने सीरम इंस्टीट्यूट वाले हैं, पूना वाला है ना, आधार पूना वाला, उनके पास पैसे बहुत आ गए वैक्सीन वैक्सीन के बाद से, ही डिसाइडेड टू सम डू सम डाइवर्सिफिकेशन, तो उसकी वजह से वो आ गए। तो देखिए, अब ये आपको लगेगा कि ये तो सेंसिबल बात नहीं है, मतलब मैथमेटिकली कोई कोई रिलेशन नहीं है, बट फिर भी मार्केट में ऐसा होता है कि कोई एक चीज है जो बूम कर रही है, लेकिन उसमें डायरेक्टली कोई बेनिफिट होने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है उसकी। तो अगर उसका कोई सिंपैथी प्ले है ना, इनडायरेक्ट कोरिलेशन वाला भी कुछ है, तो वो भी थोड़ा अच्छा करने लगता है। तो जैसे पुणे वाला सीरम इंस्टीट्यूट बहुत सारी वैक्सीन बनाई, दुनिया भर में वैक्सीन दी, लेकिन वो लिस्टेड नहीं है। अब लेकिन वही पुणे वाला अगर एक ये दूसरी कंपनी खरीद लेते हैं, जबकि वो है एनबीएफसी, ठीक है, तो फिर भी उस स्टॉक को थोड़ा उस चीज का भी फायदा मिलेगा। ठीक है। वो रेपुटेशनल एडवांटेज मिलता है, जो गुड वाइब चल रही होती है ना उस समय पे, उसका फायदा। ठीक है। अभी आपको लगेगा कि ये तो मतलब नॉनसेंस बात है, बट आप क्या करेंगे ना, नॉनसेंस होगी, लेकिन अब जैसे मार्केट ट्रीट करती चीज है वो आपको देखना पड़ेगा। वो नॉनसेंस है कि नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता ना, पैसे आखिर में आपको कमाने। तो अब देखिए, अब क्या हुआ है, आरबीआई ने नए रेगुलेशन लाए हैं, जिसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो आरबीआई ने कहा कि ये जो पहला फेज था 1996 के बाद वाला, वो तो बहुत ही ओपन वाला था। फिर उसके बाद 2010 के बाद जो क्राइसिस है, उसके बाद जो हमने रेगुलेशंस लाए, वो कुछ ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो गए। और फिर जब हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दे दिया, तो ये बड़ी बुरी हालत हो गई जो हमारे एनबीएफसी सेक्टर है उसकी।
तो अब हम उनको थोड़ा ठीक कर दें, इसके लिए आरबीआई ने नया रेगुलेशन। तो उसमें उन्होंने किया क्या, उन्होंने किया ये है कि जो भी बैंक्स हैं, एसएफबीज हैं, है ना, एनबीएफसीज हैं, तो जो रेगुलेशन वो सॉर्ट ऑफ सिमिलर कर दिए हैं। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, जो एक प्लेइंग फील्ड थी वो लेवल हो गई है सबके लिए। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब पहले ऐसा होता था कि जो है 1.25 लाख जो है उस हाउस होल्ड है ना एनुअल इनकम उससे कम होनी चाहिए, तभी जो है एमएफआई की तरीके डिफाइन होगा। और 2 लाख रूरल में है ना, तो मतलब 1.25 और 2 लाख रूरल और अर्बन, है ना, तो ऐसा करके था। अब उसको 3 लाख कर दिया कि 3 लाख से कम। तो अब देखिए इंडिया में आज की डेट में कितने ऐसे हाउस होल्ड हैं जो 2 लाख से कम कमाते होंगे साल भर में, ना, अर्बन एरिया में बहुत कम होंगे। तो ऐसे में तो ज्यादातर एमएफआई की डेफिनेशन से बाहर चले जाते थे, तो बेचारे, अब तुमने कंडीशन लगा रखी 90% देना उन्हीं को है, और परिभाषा ऐसी लगा रखी है कि ज्यादातर डेफिनेशन से बाहर चले जाए, वो 90% पूरा कैसे करेंगे ना। सो दैट वाज द प्रॉब्लम। तो वो सॉल्व कर दी कि 3 लाख कर दिया ना, वो 1.25 वाला भी हटा दिया और 2 को बढ़ा के 3 कर दिया। बोले रूरल अर्बन कुछ भी हो 3 लाख से नीचे है तो चलेगा। डेफिनेशन यही है। फिर आरबीआई ने कहा कि जो हमारा कैपिंग थी ना 10% या 2.75x ऑफ एवरेज बेस रेट ऑफ 5 कमर्शियल बैंक्स, उसमें से जो भी लोअर हो वो हम हटा दें। तो आरबीआई ने ये बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने कहा कैपिंग ही हम हटा रहे हैं इंटरेस्ट रेट की, लेकिन ध्यान रहे आप जो है इतना मत चार्ज करने लगना कि दोबारा हमको कैपिंग करनी पड़े। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है रेगुलेशन का कि आप अननेसेसरली कोई डिफाइंड लिमिट नहीं बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ये बता रहे हैं कि देखिए हम आपको छूट दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऊट पटांग हरकत करेंगे, ठीक तरीके से रन करेंगे बिजनेस तो ही ठीक है, वरना विल हैव टू थिंक अबाउट इट। तो ये ऐसा है ना, ये तलवार लटक रही है लेकिन चल नहीं रही है ना, तो ये अच्छा है कि आप मार भी नहीं रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप वो करवा ले जा रहे हैं जो आपको चाहिए, तो वो कर दी। अब उसके बाद ये जो मंथली ऑब्लिगेशन के हिसाब से क्या था क्या नहीं है, कि अब जैसे क्या होता है कि एक कैप होता है कि मंथली जो आपकी इनकम है हाउस होल्ड की, अब मानिए कोई हाउस होल्ड है वो 5,000 कमाता है ना, 5,000 कमाता है, आप ये समझिए। अब 5,000 अगर पर मंथ किसी की इनकम है फैमिली की, अब उस 5,000 में अगर आप 5,000 में अगर आप ये दे रहे हैं कि देखिए जो लोन है उसका जो ईएमआई भरना है वही 7,000 का है, तो वो कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा, राइट। वो 7,000 दे ही नहीं पाएगा। 7,000 देना मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि 5,000 इनकम है। तो आरबीआई ने जो कैप लगाया है वो लगाया है कि भाई आप 50% से ऊपर नहीं देंगे ना। तो ये जो है आउटफ्लो के लिए कर दिया है। पहले क्या होता था कि जो लिमिटेशंस थी वो थोड़ी टेक्निकल और अलग तरीके से डिफाइंड थी। अब जो नया तरीका आ गया है कि उसमें क्या है कि जो नॉन एमएफआई लोन्स है उसकी जो लिमिट है पहले 10% होती थी, वो अब 25% तक कर दिया। ठीक है, तो पहले ऐसा था कि आप जो है 10% ही दे सकते हैं नॉन एमएफआई को, अब जो है 25% कर दिया। ठीक है, ये जो इम्पैक्ट इसका है वो क्या होगा, वो हमको थोड़ा सा देखना समझना है। तो ये जो नए एमएफआई के रेगुलेशन है, पहली बात ये कर रहे हैं कि जो फील्ड है उसको बराबर कर देते हैं, सबके पास सेम अपॉर्चुनिटी है। अब चूंकि बैंक्स ट्रेडिशनली दे आर नॉट वेरी गुड एट कलेक्शन एंड ग्रैनुलरिटी, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन देयर एंड व्हाट इज क्रेडिट वर्दी एंड व्हाट इज नॉट अनलेस देयर इज रियल डेटा। तो वो अब एडवांटेज जो एनबीएफसी के पास पहले होता था कि वो उनके पास अंडरस्टैंडिंग है, लोकल नॉलेज है, कौन कैसे फंक्शन करता है, वो वापस से यूज कर पाएंगे। ठीक है, सो ये पहली बात हो गई। अब अगर आप देखें तो जो बैंक है, अब बैंक के पास एक ये भी एडवांटेज है कि बैंक्स कैन एक्चुअली कम इनटू द पार्टनरशिप विद द एनबीएफसीज अगेन, क्योंकि बैंक्स के पास जो पैसे हैं उस पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा है वो बहुत कम है, क्योंकि वो डिपॉजिट ही तो होता है जनरली। हेलो, am I audible? Probably not. So I'll continue. All right. So I'll continue here in the Telegram. Okay. I hope you are able to hear here. So see, जो
देखिए, सो ट्विटर स्पेस में कुछ प्रॉब्लम हो गया, सो विल जस्ट कंटिन्यू हियर इन टेलीग्राम एंड देन विल पुट आउट द रिकॉर्डिंग इन द यूट्यूब सो यू कैन लिसन लेटर। ये जो हमारा जो प्रोसेस है पूरा, तो ये को लेंडिंग वाला कंसेप्ट अभी वापस से बहुत ही अ, एक न्यूज में बना हुआ है। उसकी वजह ये है क्योंकि देखिए, वापस से बैंक्स ने वो जो है रिलेशनशिप स्टार्ट कर दी एनबीएफसीज के साथ कि भाई आप जो है, आपके पास वो स्किल है, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है लोकल की, और आपके पास वो पावर है टू गेट द मनी बैक, कलेक्शन एफिशिएंसी है, तो आप जो है हमसे ये लो कॉस्ट जो डिपॉजिट है ये ले लो, ये है ना फंड ले लो। उसमें जनरली 80%, 20%, कुछ कुछ रूल होते हैं है ना, कि जो को लेंडिंग में जो आप लोन देते हो उसमें कितना परसेंट किसके पास जाएगा, उसके कुछ रूल्स होते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सी एनबीएफसी है और कौन सा बैंक है, उनके ऊपर क्या कंडीशंस है। तो वो दोनों चीजों पे है। लेकिन वो अब वापस से जरूरत आ गई क्योंकि आपने जो लेवल प्लेइंग फील्ड बना दी है, उसकी वजह से बैंक के पास अब कोई ऐसा एडवांटेज नहीं बचा है। सारी कंडीशन सेम जो है अप्लाई होती है दोनों को। ठीक है, ये बात हो गई। अभी तक ऐसा होता था कि जो लिमिट होती थी ना, कि एक फैमिली को जो है एक बार आपने लोन दे दिया है ना, वो उसमें एक लिमिट भी होती थी कि अच्छा आप आपने दे दिया, अब दोबारा नहीं दे सकते। लेकिन वो लिमिट बैंक्स के ऊपर नहीं थी, तो सेम फैमिली बैंक्स के पास जाके वो लोन जो है ले सकती थी। तो बैंक्स का आप कह सकते हैं कि वो जो एरिया है ऑपरेशन का, वो शायद पहले से घट गया, क्योंकि जो वो जो टोटल लिमिट है वो बैंक्स के ऊपर भी ऑपरेट होगी। ठीक है, अब क्योंकि ये प्राइसिंग कैप हटा दिया है ना, मतलब आरबीआई ये नहीं बता रही कि आपको इतना परसेंट कमाना ही है या नहीं कमाना है, क्योंकि ये सब चीजें नहीं बताया जा रहा है। तो अब जो है, जो एनबीएफसी है, एमएफआई है, वही अपने लेवल पे डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, नहीं करना है, जियोग्राफी के हिसाब से किसका रिकॉर्ड कैसा है, क्या टाइम ड्यूरेशन है लोन के लिए, किस साइज का लोन लेना है, क्या बिजनेस के लिए लेना है, तो उन सब चीजों के हिसाब से। तो मतलब आप कह सकते हैं कि जो प्राइसिंग है ना, अंडर राइटिंग है लोन की, जो वो रिस्क के बेसिस पे होगी, ना कि वो 10% की कैप है तो इतने में ही करना है ना। तो वो जो ब्लैंकेट हैमर वाली अप्रोच थी पहले वाली, उससे बहुत बेहतर होगी, क्योंकि अब रिस्क बेस्ड प्राइसिंग जो है हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए वापस से जो हमारा फोकस है, एनबीएफसीज में हमेशा एक चीज पे होना चाहिए, एनबीएफसी के पास अपने खुद के पैसे तो होते नहीं है, कैसे होंगे खुद के पैसे? क्योंकि वो डिपॉजिट तो ले नहीं सकते, कुछ तरीका है नहीं। तो उनको जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उनसे पैसे लेना पड़ता है ना। तो बड़े इंस्टीट्यूशन से आप पैसे लेते हैं लॉन्गर टर्म के लिए, और उसको शॉर्ट टर्म के लिए आप लोन देते हैं, 3 महीने, 6 महीने, साल भर के लिए, ऐसे आप लोन देते हैं और लॉन्ग टर्म का लोन लेते हैं। तो बैंक्स जनरली उल्टा करते हैं, ये उसका उल्टा कर रहे हैं। मतलब इनके जो लोन है टेन्योर, इनको जो पैसे देने हैं वो लॉन्ग टर्म में देने हैं, लेकिन जो ये पैसे दूसरों को दे रहा है वो शॉर्ट टर्म में दे, तो उसकी वजह से असेट लायबिलिटी का मिसमैच कई बार हो जाता है, जिसको आप बोलते हैं एलएम। ठीक है, तो जो एनबीएफसीज हैं उसमें जो है असेट लायबिलिटी मिसमैच पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कब किसको कितना देना है, वरना उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। और देखिए, लेंडिंग ऐसा बिजनेस है जिसमें आप हमेशा चाहेंगे कि आप जो बिजनेस चुन रहे हो उसका मैनेजमेंट कंजर्वेटिव हो। जो मैनेजमेंट बहुत एग्रेसिव होगा और लेंडिंग बिजनेस में, ही इज आस्किंग फॉर ट्रबल, उसमें कहीं ना कहीं आगे चल के समस्या आ जाएगी। वो चाहे इंडिया बुल्स हो, चाहे डीएचएफएल हो, चाहे यस बैंक हो, तो ये जो बहुत एग्रेसिव लेंडर होते हैं उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपको ये बिजनेस लेवरेज पे चलता है ना, 8 गुना 10 गुना की लेवरेज होती है। आपका 1 रुपया है, उसमें 8 रुपए 10 रुपए आप किसी और का ले लेते हैं, फिर लोन दे रहे होते हैं। तो अगर उसमें 10% गलती हो गई, तो आपका जो 1 रुपया था वो जीरो हो जाएगा ना। तो जो मार्जिन फॉर एरर है बहुत कम होता है, तो इसलिए आपको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई एनबीएफसीज के बेसिक्स। ठीक है, अब थोड़ी और बात जो आगे करनी है वो थोड़ी प्रैक्टिकल टाइप की है ना, कि क्या क्यों कैसे। तो देखिए, जो कोविड आया उसके बाद एनबीएफसीज को तो आरबीआई ने छूट दे दी थी कि आप जो है नहीं, उसके लिए राइट ऑफ ना करें, अभी तो चलेगा ना, तो ऐसा परमिशन था। अब उसकी वजह से देखिए,
राइट ऑफ क्या होता है? राइट ऑफ होता है कि आपने कोई पैसा दिया है, उसमें से कितना पैसा वापस नहीं आएगा, वो एक्नॉलेज करना कि इतना पैसा वापस नहीं आएगा। जैसे ही आप एक्नॉलेज करेंगे तो आपकी बुक वैल्यू कम हो जाएगी, है ना? अब चूँकि आरबीआई ने बोला कि आप नहीं एक्नॉलेज करेंगे तो चलेगा, इसका मतलब ये कि परमिशन है, आपकी मर्ज़ी। आपको अगर एक्नॉलेज करना है तो कर लो, नहीं करना है तो मत करो, बाद में कर लेना, है ना? तो उसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज़ ने एक्नॉलेज नहीं किया। लेकिन कुछ बिज़नेसेस हैं, वो ज़्यादा कंज़र्वेटिव हैं, प्रूडेंट हैं, इसलिए वो पसंद किए जाते हैं मार्केट में। तो उन लोगों ने एक्नॉलेज कर लिया। अब वो अगर आप राइट ऑफ पहले ही एक्नॉलेज कर लोगे तो आप कर क्या रहे हो? आप जो बुरी चीज़ें हैं, जो कॉस्ट है, वो जो है पहले ही लोड कर ले रहे हो ना। तो अगर कॉस्ट पहले ही लोड कर ली तो फ्यूचर उन उन कंपनीज़ का ज़्यादा ब्राइटर हो जाएगा और आगे की जो फ्यूचर की अर्निंग्स है वो बहुत ही बेहतरीन आएँगी क्योंकि जो राइट ऑफ होने थे वो पहले ही कर लिए। तो एक ऐसा बिज़नेस है, वो है अरमान फाइनेंशियल, ठीक है? अरमान फाइनेंशियल हमने जो पहली बार जब बात की थी 700 के आस-पास में बात की थी। अभी शायद नया हाई बनाने की कोशिश में है स्टॉक, नया हाई बना दिया है इस महीने, है ना? तो अरमान फाइनेंशियल जो है, यहाँ से मतलब ऑलमोस्ट डबल तो होने ही वाला है जहाँ से हमने बोला था ना, हमने काफ़ी पहले बोला था, अगस्त से सितंबर में बोला था, तब एनबीएफसी की लोग बात नहीं कर रहे थे। तो वहाँ से काफ़ी अच्छा किया है। लेकिन अरमान फाइनेंशियल आप देखेंगे तो कौन-सा बिज़नेस है, थोड़ी और बात कर लेते हैं। टू व्हीलर जो है लोन देते हैं, व्हीकल लोन, एमएसएमईज़ को देते हैं ना, तो और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप है। अब देखिए मानिए कोई गाँव में रहता है, उनका कोई 5-6 लोगों का ग्रुप है और वो साथ में कोई बिज़नेस करना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए सिलाई का काम करना चाहते हैं 5-6 लोग मिलके एक साथ। अब पैसे नहीं है उनके पास सिलाई मशीन और ये सब लाने के लिए। अब देखिए सिलाई मशीन, अब वो बिज़नेस तो कोई बड़ा रिस्की तो है नहीं। आप सब जानते हैं टेलर की तो ज़रूरत होती है, आप कोई बिज़नेस खोल देगा, वो ठीक काम करता है तो चलेगा और उसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग-वॉस्टिंग नहीं है एज़ सच, है ना? तो नीट एंड क्लीन सिंपल बिज़नेस है। अब उसमें जो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप होता है, उसमें होता क्या है कि अगर उसमें कोई एक डिफ़ॉल्ट करेगा, तो वो बाकी लोगों की भी लायबिलिटी है। तो बाकी लोगों की मजबूरी है कि वो उसको पूरा करें, है ना? तो ऐसा करके जेएलजी बना के जो है बिज़नेसेस चलते हैं। तो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के फॉर्म में बिज़नेस ये भी रहता है। तो अब मानिए रूरल एरिया है, भैंस पालना है ना, 3 भैंस खरीदना है और उसका दूध निकाल के फिर घी और ये सब बेचना है उनको और पैसे नहीं है लेकिन भैंस लेने के लिए, तो वो लोन जो है दे सकते हैं। अब देखिए बहुत सी कंपनी क्या करती है, एनबीएफसी खास तौर से, वो एवरग्रीनिंग करती रहती है। एनबीएफसी सिर्फ नहीं, बैंक भी करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं, बट ये करना नहीं चाहिए। एवरग्रीनिंग क्या होता है कि मान लीजिए मैंने आपसे ₹100 का लोन लिया, ठीक है? एंड आई एम सपोज्ड टू पे यू ₹12 साल भर में। ₹1 महीने की हमारी किश्त बाँध दी। अब हम दे नहीं पा रहे, 5 महीने में हमने ₹5 तो आपको दे दिए, उसके बाद नहीं चुका पा रहे। फिर आपने बुलाया, हम गए, बात हुई। आपने कहा कि एक काम करते हैं, ये आपका ₹100 का लोन है ये पहले से, आप जो है ₹20 और लोन ले लो हमसे, ठीक है? और बिज़नेस जो आपका उसको ठीक से चलाने की कोशिश करो, चल जाएगा तो मतलब, है ना? तो उनकी उम्मीद ये है, आपकी उम्मीद ये है हमसे कि आप जो है ₹20 का और लोन दे दोगे तो शायद हमारा बिज़नेस चल जाएगा, फिर हम शायद रीपे कर देंगे साथ। इसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग, ठीक है? अब ये सुनने में तो बड़ा अच्छा कांसेप्ट लग रहा है, लेकिन ये है बहुत बुरा। क्योंकि जनरली होता क्या है, जैसे ही आप मुझे दोगे ना ₹20 तो मैं बिज़नेस अगर चला पाता तो पहले ही चला लेता, चला ही तो नहीं पा रहा हूँ, ये तो समस्या है मेरी। लेकिन मैं करूँगा क्या? मैं वो जो आप ₹20 दिए हो ना, उसी से मैं आपका रीपेमेंट करता रहूँगा, जो ईएमआई भरनी है, ठीक है? तो अगले आपके काम हो गया, ₹1-1 वाला जो देना वो चलता रहेगा। लेकिन आपको भी पता है चूँकि मेरा बिज़नेस तो चल ही नहीं रहा है ठीक से, तो आई विल नॉट बी एबल टू इवेंचुअली पे एवरीथिंग, है ना? सो ईएमआई के लिए अभी काम हो जाएगा तो डिफ़ॉल्ट अभी नहीं होगा। तो बुक्स कैन लुक गुड क्योंकि वो एवरग्रीनिंग हो रही है लोन्स की। तो ये एक तरीका होता है, जो रॉट है, जो सड़न है, उसको छुपाने का। दूसरा तरीका ये होता है, पहले से जो लोन ले रखा है तो एक टर्म होता है कलेक्शन एफिशिएंसी। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मैं एनबीएफसी रन करता हूँ और मेरा जो इस महीने का पैसा मेरे पास आना था वो ₹100 है, ठीक है? मुझे ₹100 लेने थे, है ना? अब ₹100 चूँकि लेने थे, अब लेकिन अगर मैंने मान लीजिए 100 नहीं ले पाया, मैं ₹99 ही ले पाया, तो जो मेरी कलेक्शन एफिशिएंसी है वो क्या हुई, 99 डिवाइडेड बाय 100 एंड इफ यू टर्न इनटू परसेंट इट विल बी 99%, राइट? तो 99% हुई, 1% कम है आइडियल से, है ना? ये कलेक्शन एफिशिएंसी है। तो अब ये भी रिपोर्ट करना पड़ता है ना प्रेजेंटेशन में और दिखता है। तो अब एनबीएफसीज़ और जो ये लोग हैं इन्होंने नया तरीका निकाला ना, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, जो हमारे ओरिजिनल लोग थे, वो तो दे नहीं पा रहे लोन, छोड़ो उनको। जो नए लोग हैं उनको ज़्यादा लोन, है ना? बड़े लेवल पे अग्रेसिव होके लोन ग्रोथ बढ़ा देते हैं। तो आपका जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो आर्टिफिशियली अच्छा दिखने लगेगा। रीज़न ये है क्योंकि आप जो नया पैसा
मार्केट में दे रहे हो वो तो रिटर्न कर पाएगा ना पैसा, क्योंकि वो बड़ा है तो बेस आपका वो बदल जाएगा। तो उसकी वजह से ये एक और गेम खेलते हैं। तो पहला होता है एवरग्रीनिंग, दूसरा होता है ये है ना अग्रेसिव ग्रोथ दिखाते हैं ताकि जो है छुप जाए कलेक्शन एफिशिएंसी बुरी है तो ये दो समस्याएं होती हैं एनबीएफसी में। अरमान फाइनेंशियल इन दो में से कोई भी चीज नहीं करती है, ठीक है। एवरग्रीनिंग में वो जो बहुत ही जेन्युइन केस होता है उसी में एवरग्रीनिंग करते हैं, मतलब एवरग्रीनिंग फिर भी नहीं होता, बस यही होता है कि दे देते हैं। लेकिन ये जो ग्रोथ वाला कंसेप्ट है, अरमान फाइनेंशियल एक्चुअली उल्टा करती है। जब क्राइसिस आती है तो वो डिस्पर्स करना बंद कर देता है, नया लोन देना बंद कर देते हैं जैसे ही कोई क्राइसिस आती है। बाकी कंपनीज क्या करती है, वो और तेजी से देने लगती है। भाई ये तो उल्टा हो गया ना फिर, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आप जो है लॉन्ग टर्म अपने आप को बुरा कर रहे हो। तो वो एक चीज देखने की, तो अरमान फाइनेंशियल एक बहुत अच्छा बिजनेस है। एक और भी बहुत छोटा बिजनेस है जो सिर्फ बीएससी लिस्टेड है, एनएससी में नहीं है, वो है सीएसएल फाइनेंस, ठीक है। सीएसएल फाइनेंस बहुत ही अच्छा बिजनेस है। उसका भी जो मैनेजमेंट है बहुत ही कंजर्वेटिव है, क्योंकि वो लिस्टेड नहीं है एनएससी में, तो वो बहुत पॉपुलर नहीं है, ज्यादा लोग उसके बारे में नहीं जानते। वो स्कूल्स वगैरह को लोन देते हैं। अब देखिए स्कूल्स वगैरह के लोन में आप सबको पता है कि क्या होगा, कि कोविड आया तो स्कूल नहीं खुले, तो फिर पेरेंट्स ने कहा कि किस बात की फीस है ना, कुछ लोगों ने दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया, कुछ लोगों ने आधा दिया, तो सब सारी समस्याएं थी। लेकिन वो अब उससे उबर गए हैं। तो ये दिल्ली बेस्ड एनबीएफसी है। और इसमें अच्छी बात यह है जो एपीएल अपोलो अपोलो ग्रुप, इनका बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, प्रमोटर है संजय गुप्ता। उन्होंने बहुत सारा पैसा जो है अभी इन्वेस्ट किया है ना प्रेफरेंशियल इशू में, सीएसएल फाइनेंस में। तो सीएसएल फाइनेंस जो जो ऑलमोस्ट जो है ऑल टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है ना, 2017 वाला जो रन था, दिसंबर 2017 वाला, उसके करीब ही पहुंचने वाला है। तो सीएसएल फाइनेंस दूसरा स्टॉक है जो बहुत ही अच्छा है। अब देखिए इस सेगमेंट में जो लीडर है अनडिस्प्यूटेडली वो है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। अब वो लीडर, उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम सेक्टोरल व्यू दे रहे हैं तो ऑफकोर्स लीडर चलेगा। दैट इज पॉइंटलेस, लाइक दैट इज मूड पॉइंट। तो वो बताने की तो जरूरत है नहीं। सो दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टॉक्स व्हिच आर नॉट रियली दैट मच नोन। सो पहला हो गया अरमान फाइनेंशियल, दूसरा हो गया सीएसएल फाइनेंस, तीसरा है सीजीसीएल। उसका चार्ट कुछ दिन पहले डाला था, वो आप सब देख सकते हैं, उसमें कुछ नया बताने के लिए है नहीं मेरे पास। चौथा स्टॉक ये और भी अननोन है, इसको जो है और भी बहुत कम लोग जानते हैं, तो वो है कैपिटल ट्रस्ट। ओके, कैपिटल ट्रस्ट अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत ही छोटी कंपनी होगी, बेयरली 200 करोड़ से थोड़ा ऊपर, 230 करोड़ के आसपास में मार्केट कैप होगा कैपिटल ट्रस्ट का। तो कैपिटल ट्रस्ट ये भी सिर्फ बीएससी नहीं है, दोनों में है, बीएससी एनएससी में है, दोनों जगह है, ठीक है। तो ये अगर इनका बुक वैल्यू आप देखेंगे तो 70 के अराउंड में, 140 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब है कि 2 टाइम्स बुक वैल्यू है ना। तो ये एक कैपिटल ट्रस्ट, इसका आप देखेंगे तो काफी अच्छा बिजनेस है। अब इनका जो मैनेजमेंट है, जो सबसे अच्छा मैनेजमेंट अगर आप मुझसे पूछोगे तो वो है अरमान फाइनेंशियल का, दूसरा है सीएसएल फाइनेंस का। ना सीएसएल फाइनेंस का बहुत ही अच्छा है, लेकिन साइज में सीएसएल फाइनेंस चूंकि ज्यादा छोटी है, तो आप कह सकते हैं कि अरमान फाइनेंशियल थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ठीक है, बेहतर है। लेकिन अगर आप कैपिटल ट्रस्ट देखेंगे तो इसका मैनेजमेंट उतना बहुत ही बहुत अच्छा वो नहीं है। लेकिन चूंकि सेक्टोरली चीजें टर्न अराउंड हो रही है, बॉटम से हम ऊपर जाने की कोशिश करें। आप सबको पता है मेटल में ये हुआ है, टेक्सटाइल में हुआ है, पेपर में हुआ है, शुगर में ये हुआ है, सब जगह ये हुआ है, ये यहाँ भी होगा। विच इज कि जब सेक्टर टर्न होता है तो जो वो सपोजिटली नॉट सो गुड कंपनीज होती हैं, छोटी होती हैं, अननोन होती हैं, वो बहुत अच्छा करती हैं ना इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, है ना, एब्सोल्यूट सेंस में नहीं, परसेंटेज के सेंस में। सो कैपिटल ट्रस्ट, अच्छा अगर आप चार्ट देखोगे तो कैपिटल ट्रस्ट में प्रॉब्ली 2016 में ही हाई आ गया था 620 के आसपास का, और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो प्रॉब्ली 150 140 के अराउंड में है, ठीक है। तो 150 मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ से करीब प्रीवियस हाई तक जाने के लिए 4x जाना पड़ेगा कैपिटल ट्रस्ट को। तो कैपिटल ट्रस्ट इस सेंस में थोड़ा ठीक है क्योंकि टेक्निकली ज्यादा है ना। तो अब टेक्निकली चूंकि देख रहे हैं तो फिर इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा सही से फॉलो करना है, उसमें ज्यादा इधर उधर नहीं करना है कि नहीं नहीं स्टोरी है ये है वो है ना। तो मतलब देख सुन के एंट्री करना है, और स्टॉप लॉस थोड़ा सही से रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अच्छा कैपिटल ट्रस्ट के बारे में इसके पहले हमने कहीं कोई बात नहीं की, किसी को हमने वो स्टॉक ऐसे मतलब प्रो में कभी नहीं बताया, पब्लिक में ऐसी कोई बात नहीं हुई है। बस ये शायद अप्रैल में करीब 5-6 दिन पहले, 17-18 अप्रैल के आसपास में, we were having discussion about NBFCs और
आई हैड पुट आउट सम चार्ट्स, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, रोहन एक प्रो मेंबर, उन्होंने कुछ कहा था, तो वहाँ पे आई शेयर कि यू शुड लुक एट कैपिटल ट्रस्ट, दैट्स इट। अब उसके अलावा कैपिटल ट्रस्ट के बारे में कभी इसके पहले कुछ नहीं बोला। तो ये कुछ बिजनेसेस हैं एनबीएफसी में जो ठीक लगते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक आर अवॉइड फॉर नाउ, क्योंकि आप देखिए नीचे से ऊपर आने में जो स्कोप है, उसमें जो ज्यादा अच्छा स्कोप है वो जो है एनबीएफसी में है, एमएफआई में है। और वो अगर आप देखेंगे तो आईएफएल फाइनेंस ठीक है, ठीक है, आईएफएल फाइनेंस ठीक है, लेकिन चूंकि वो बड़ा स्टॉक है, एवरीबडी नोज देम, आईएफएल ग्रुप है, प्रेम वत्सा है, सब कुछ लोग जानते हैं, तो उसमें ज्यादा कुछ ऐड करने के लिए नहीं है। उसमें अपसाइड इसलिए थोड़ा सा कैप हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा नहीं कर, अच्छा करेगा। द पॉइंट इज कि उनसे अच्छा कोई कर सकता है क्या उसी सेगमेंट से, अदरवाइज। तो वो अगर आप देखेंगे तो कैपिटल ट्रस्ट, सीएसएल फाइनेंस, अरमान फाइनेंशियल, ये कुछ 3 स्टॉक हो गए। अब चूंकि ट्विटर का स्पेस कैंसिल हो गया, तो अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो यू कैन आस्क हियर, आई मेक यू स्पीकर, आप हैंड रेज कर सकते हैं। और अगर नहीं पूछना है तो कोई बात नहीं, विल end this here and then upload this recording on YouTube. You can listen to it later. All right. Yeah. Speak. Meet your speaker. I still can't hear you. Hi, Vian. Can you Hi. hear me? Yeah, now I can hear. What about Bengal and SM company? One like last Diwali probably or somewhere you have mentioned this NBFC. Which one? Which one? Bengal and SM company. Bengal and Assam company is not NBFC. NBFC. Okay, they don't give loans and all of that. They're more, they're de facto. So if you look at a screener, that is the problem. They'll tell you that this is NBFC. It is not. Okay, that's a different kind of stock. That is a holding company of, which has shares in listed companies. So उस चूंकि लिस्टेड कंपनीज जो हैं उनके शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, तो ऑब्वियस बात है जो होल्डिंग कंपनी वो भी लिस्टेड, उसकी भी वैल्यू बढ़नी चाहिए, राइट? So technically जब ट्रेड बनेगा, मोमेंटम में आ रहा होगा स्टॉक, so you can trade. And if I can see the chart, you just give me a minute. uh, yeah, so again it is preparing, so it will run, लेकिन ये एनबीएफसी है नहीं, है ना? जस्ट बिकॉज इट इज डिफाइंड एज एनबीएफसी, इट इज नॉट एनबीएफसी। लाइसेंस could be of anything, but unless you are doing the real business in that segment, you shouldn't be, called that. So that is that. Okay. सर थैंक्स सर। और एक और चीज थी सर, जैसे लाइक इन दिस स्पेस यू मेंशन लाइक देयर इज अ सेक्टर टर्न अराउंड और समथिंग काइंड ऑफ चेंजिंग डायनामिक्स. So this will also affect or impact to those another NBFCs who are little large, like anyone you can say Canfin Homes or some other NBFC company, bigger size. Is it true? My understanding? So see, those NBFCs like Canfin Home and other, they are NBFC, but they're actually housing finance company. Okay, so that has different dynamics, different tailwinds. So that we already discussed. So that is there. I'm talking about microfinance here. Okay, the companies which give loans to individuals in rural, urban areas, or joint liability groups or MSMEs. Only 3 type of loans. Okay, सो व्हीकल फाइनेंस करना है छोटे लेवल पे ना, व्हीकल फाइनेंस भी अलग लेवल का एक है, चोला फाइनेंस टाइप वाला, वो नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहे। छोटे लेवल पे ना, किसी को 2 पहिया खरीदना है क्योंकि वो दूध बेचना चाहता है ना, उसके पास 2 पहिए खरीदने के लिए पैसा नहीं है, उसको लोन चाहिए। अब उसको कौन लोन देगा? लोन बैंक तो नहीं देगा, है ना, बड़ी एनबीएफसी भी नहीं देंगे उसको, जो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ही लोन दे पाएगा, अरमान फाइनेंशियल टाइप की कंपनी दे पाएगी लोन। तो वो चीज, वैसे कंपनीज की बात करें। ओके। Okay, sir. And sir, one more stock, Mass Financial Services. Okay, it used to be in Saurav Mukherjee's, portfolio, Little Champs, but probably it is no more there. So I have traded this before COVID, but after that, like you can see, there's big sell-off, और फिर इसमें कुछ बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा है। ये फरवरी में थोड़ा सा एक हलचल हुई थी अर्निंग्स के बाद से, बट दैट आल्सो डाइड डाउन। अब सी, द पॉइंट इज, if the sector is going to improve, this will also improve. But imagine, what will you bet on right now? Okay, something which is almost at all time high, or something that is still below 200 DMA.
Only that is Yes. already near all-time high, right? So Yeah, Mass all Financial, time right, of course. all right. Uh, So uh, we, अरमान फाइनेंशियल uh, के बारे में मुझे कुछ थोड़ा सा और बताना है, उसके बाद किसी और को कुछ बोलना है या तो यू कैन से, ठीक है? तो अरमान फाइनेंशियल के बारे में देखिए, उनका बिजनेस तो फिक्स है, वो टू व्हीलर व्हीकल लोन्स, ग्रुप लोन्स, एमएसएमई लोन्स, ठीक है? और गुजरात और उसके आसपास के एरिया में है। अब वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। देखिए, एनबीएफसी ऐसा काम होता है कि वो लोकलाइज लेवल पे स्टार्ट होता है, तो यू कैन नॉट अवॉइड द डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है? बंधन बैंक के साथ बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उनका जो साइज है लोन का, वो बहुत बड़ा होता है। ये कुछ ही एरिया में लिमिटेड है, और एवरग्रीनिंग की भी प्रॉब्लम है उनके साथ, तो वो सब प्रॉब्लम है। तो ठीक है, वो टेक्निकली चार्ट ठीक लग रहा है, 10-15% का बाउंस आएगा एफएनओ का स्टॉक। अब दैट्स अ डिफरेंट डायनामिक्स, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर सम 60% डबलर, ट्रिपलर, तो वो स्टॉक बंधन बैंक नहीं है, ठीक है? तो अरमान फाइनेंशियल के ऊपर वापस आते हैं। तो अरमान फाइनेंशियल में अप्रैल 2018 में सैफ पार्टनर्स करके प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल वाले लोग हैं, उन्होंने करीब 25% स्टेक खरीदी थी, ठीक है? तो वो एक बड़ा, आप कह सकते हैं, थम्स अप है। देखिए, आखिर में आप एक बात समझ लीजिए, आप और हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, उतने ना तो पैसे हैं, ना तो उतना समय है, ना उतने लोग हैं, ना उतनी समझ है। समझ का मतलब ये नहीं कि समझ समझ वाली समझ, समझ का मतलब ये कि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं है, ठीक है? कुछ, अब ये थोड़ी ना कि हमारे पहले से कोई ये कर रहा था, उससे हमने सीख लिया, ऐसा कुछ भी तो है नहीं। सब हम लोग तो अपने इंडिविजुअल लेवल पे, अलग अलग लेवल पे करें, तो उतनी मेमोरी नहीं है चीजें करने की। अब लेकिन जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, रिसर्च करने के लिए लोग हैं, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, सब कुछ है उनके पास, है ना, प्रोसेस है। तो उनका जो ड्यू डिलिजेंस होगा वो हमसे बेहतर ही होगा, मोस्ट केसेस में हमसे बेहतर होगा। तो अगर सैप पार्टनर्स, मतलब इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस अगर स्टेक खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कि दे लाइक इट, है ना? अब इसका मतलब ये नहीं कि चूंकि बड़े लोग खरीद रहे हैं तो आपको भी जाके खरीद लेना। That is just added thing. Ultimately it has to reflect in the price flow. If it is reflecting there, then only you can take it as something to bet on, otherwise you will avoid. So वो एक चीज है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना। एक और चीज, इंस्टीट्यूशंस के पास ये चॉइस नहीं होती कि वो कैश में चले जाएं, है ना, 50%, 100%, और फिर वापस इन्वेस्ट कर लें। वो हमारे और आपके पास है, ठीक है? तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी मजबूरी है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम 100% उनका पैसा मार्केट में ही लगाता है। तो उनको बस ये डिसाइड करना होता है कि किसको काट के कहाँ पे लगाना है। वो ये नहीं डिसाइड कर सकते कि काट के बैठ जाना है, ऐसा नहीं होता उनके साथ। तो वो मूव कर, उसी वजह से चार्ट बनते हैं, चार्ट में फॉर्मेशन आते हैं, और चार्ट मूव करता है ना, स्टॉक मूव करता है उसी वजह से। तो अब देखिए, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी अभी की कॉल के हिसाब से क्या है कि मैक्स फाइनेंशियल को बेच रहे हैं, और ऐसी कंपनीज जैसे अरमान फाइनेंशियल है, क्रेडिट एक्सेस है, या सीएसएल फाइनेंस है, ऐसी कंपनीज को खरीद रहे हैं। तो यही चीज है ना। तो हमको उनके क्यूज इसीलिए समझने इंपॉर्टेंट होते हैं प्राइस फ्लो में, क्योंकि हम चार्ट बना बिगाड़ तो नहीं सकते, लेकिन वो बना बिगाड़ सकते हैं ना। तो उनके क्यूज हमको चार्ट में दिखते हैं, इसलिए। अब देखिए, एनबीएफसीज में अगर आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस के अलावा ज्यादातर कंपनीज ने कोई बहुत अच्छा किया नहीं है कोरोना के बाद। वो भी उन्होंने अच्छा इसलिए क्योंकि वो लीडर है। तो अब चूंकि हर जो इंस्टीट्यूशन है जो पैसे लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस, उनको कुछ पोर्शन तो रखना पड़ेगा ना, एनबीएफसी में भी थोड़ा सा रखते हैं वो। तो वो कहाँ रखेंगे? बजाज फाइनेंस टाइप की कंपनी में रखेंगे अगर अनसर्टेनिटी है तो वो चीज उसकी वजह से फायदा था, बाकी और कुछ ऐसा था नहीं। तो वो अब चीजें थोड़ी सी पहले से बदल गई। एक और चीज, ये एक नया कल्चर आया है ये स्टॉक मार्केट में, बड़ा फैंसी सा क्वांट डेटा। एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट आई लुक एट डेटा, ना, दिस डेटा दैट डेटा, एज इफ चार्ट में जो हम देख रहे हैं वो डेटा नहीं है। अरे चार्ट क्या होता है? डेटा पॉइंट्स प्लॉटेड, दैट इज व्हाट चार्ट इज। सो डेटा इज आल्सो देयर, राइट? चार्ट इज आल्सो डेटा only. It's just that it is visualized in certain way. That does not mean that it is not data. इट इज ऑल्सो डेटा। इनफैक्ट दिस इज द मोस्ट हार्डकोर डेटा, ठीक है? जो बाकी चीजों का डेटा है वो फिर भी इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन एंड गॉड नोज व्हाट, कि ये होगा तो वो हो जाएगा, तो क्या होगा तो क्या हो जाएगा। बट दिस डेटा इज मोस्ट सॉलिड। इसीलिए अननेसेसरी आपको, अगर आप ऑप्शन फ्यूचर भी ट्रेड करते हो ना, जबरदस्ती आपको जाके पीसीआर और टोटल पीसीआर और ये जो ऑप्शन इंटरेस्ट है ना, ओपन चेन ऑप्शन चेन एनालिसिस, वो सब पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अल्टीमेटली दैट हैज टू बी कमिंग फ्रॉम ओरिजिनल प्राइस मूवमेंट्स ना, इंस्ट्रूमेंट। सो वो वहां पे होता है, ठीक है? दैट्स इट। किसी और को कुछ बोलना है, पूछना है, प्लीज फील फ्री, अदरवाइज विल जस्ट एंड इट हियर। कुछ नहीं, ऑलराइट। सो आई जस्ट रिमाइंड द स्टॉक्स अगेन एंड देन विल call it the day for today. So stocks are CSL Finance, Capital Trust,
Arman Financial. Okay, so these are the important ones which are likely to outperform even the sector. But अगर आपको थोड़ा बड़ा चाहिए तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण. I hope you learned something in today's session. आप चूंकि ये सेक्टर ही बॉटम से ऊपर आने की कोशिश कर रहा तो प्रॉब्ली दिस इज जस्ट द स्टार्ट. अगले 6 महीने 1 साल में लोग पीएचडी कर लेंगे एनबीएफसीज के ऊपर, है ना. आप सब भी लोग बड़े एकदम से काफी समझ डेवलप कर लेंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है मार्केट में. कुछ चीज पसंद आती है, मार्केट को मोमेंटम में आता है, लोग पढ़ने लगते हैं उसके बारे में, लोग थ्रेड लिखने लगते हैं, वीडियो बनने लगते हैं, डिस्कशन होने लगता है, और आप हम सब समझदार होते हैं. तो यही प्रकृति का नियम है. तो आशा है कि आपने यहाँ इस सेशन में कई चीजें सीखी होंगी, समझी होंगी. धन्यवाद.